नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ दोस्तों हम इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो दोस्तों नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले खेल देखते हैं, तो खेल से है 6 क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, स्थान से भी 3 क्वेश्चन हैं, पुरस्कार से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं, पुस्तक की बात करें तो पुस्तक से 2 क्वेश्चन हैं, रक्षा से 4 क्वेश्चन हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 है, योजना से 3 क्वेश्चन है और लास्ट में विविध से 8 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 35 है। शुरुआत करेंगे खेल के साथ में। पहला पार्ट देखेंगे खेल का। खेल के साथ में शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। आपको देखना है राइट आंसर क्या होगा। लास्ट में वीडियो के एंड में 35 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो आपको वीडियो में कमेंट करना है 35 क्वेश्चंस में आपके कितने राइट हुए हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। तो 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के दोस्तों आयोजन की बात करें तो बीजिंग चाइना में इसका आयोजन किया गया था। लुधियाना के रहने वाले हैं रेयांश गुप्ता। उनके द्वारा 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक जीते गए हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। ठीक है। टीम भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं और एक विशेष पुरस्कार। टोटल यानी कि 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं। गोल्ड की बात करें 3 है, सिल्वर भी 3 है और ब्रोंज मेडल है वो 2 है। टोटल भारतीय टीम ने 8 मेडल जीते हैं और जिसमें 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रोंज मेडल है। इसके अलावा बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान जो ओलंपियाड है ये कोई गेम नहीं है बल्कि एक प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसमें सैद्धांतिक, व्यवहारिक और फील्ड वर्क परीक्षण होते हैं। जैसे कि बात करें भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों को इसमें कवर किया जाता है और इसमें पृथ्वी विज्ञान परियोजना, डेटा माइनिंग और अंतर्राष्ट्रीय टीम फील्ड जांच जैसी प्रतियोगिता भी शामिल की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, निकोला मैक्टिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको देखना है, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। दोस्तों सिनसिनाटी ओपन के आयोजन की बात करें तो ओहियो शहर पड़ता है यूएसए में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कार्लोस अल्कराज जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जेनिक सिनर जो इटली के हैं इनको हरा करके 2025 का इनके द्वारा 6ठा खिताब और कैरियर की 22वीं टूर स्तरीय ट्रॉफी, इसके अलावा 8वां मास्टर्स 1000 का ताज अपने नाम इनके द्वारा किया गया है। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक जो हैं पोलैंड की, इन्होंने जैस्मिन पावलोनी जो इटली के इनको हरा करके महिला वर्ग में ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। सिनसिनाटी ओपन पुरुष वर्ग की बात की जाए तो कार्लोस अल्कराज हैं और अगर हम बात करें महिला वर्ग में तो महिला वर्ग में कौन है? ईगा स्विएटेक है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन की, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन की, ठीक है, तो ये जेनिक सिनर द्वारा जीते गए हैं। और जो फ्रेंच ओपन हुआ था, फ्रेंच ओपन, वो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। इस साल का 2025 का जो फ्रेंच ओपन और सिनसिनाटी ओपन जो है वो कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन की बात करें तो जेनिक सिनर द्वारा जीते गए हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में भाविका पटेल ने किस देश में आयोजित स्पोकेन ITTF विश्व पैरा स्पर्धाओं में स्वर्ण व रजत पदक जीता है? 2 मेडल जीते हैं भाविका पटेल ने।
इटली, जापान, यूएसए और चाइना, कहाँ इसका आयोजन किया गया था वो पूछा गया है। तो कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन आपका होगा इसमें सी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था स्पोकन ITTF विश्व पैरा स्पर्धाओं का, जिसमें भारत की जो भाविका पटेल है उनके द्वारा 2 मेडल जीते गए थे, एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल। ठीक है, आयोजन की बात करें हम तो आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन के स्पोकन शहर में इसका आयोजन किया गया था। और भाविका पटेल जो पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ये इनका वर्ग होता है दोस्तों 1 से 5 वर्ग महिला वर्ग में, इनके द्वारा ये एकल विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। ठीक है, तो नंबर 1 रैंकिंग में आ गई है भाविका पटेल, भारत की तो पहली खिलाड़ी हैं ही ये पहुंचने वाली इस रैंकिंग पर। अभी वर्तमान में ये महिला एकल की विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर ये पहुंच गई हैं भाविका पटेल, जो कि पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भाविका। और इन्होंने अभी यूएसए में स्पोकन ITTF विश्व जो पैरा स्पर्धा थी उसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर अपने नाम किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। तो अभी जो लेटेस्ट में संन्यास की घोषणा की है वो किसने की है? चेतेश्वर पुजारा ने। चेतेश्वर पुजारा ने भारत की ओर से 103 टेस्ट मैचों में 7195 रन बनाए हैं, जिसमें 19 इनके शतक हैं और 35 अर्धशतक हैं। अभी इसी साल अपने रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा टेस्ट तो खेल रहे हैं, T20 में इनके द्वारा संन्यास ले लिया गया था। बल्कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करें हम तो इनके द्वारा अभी T20 और टेस्ट से भी संन्यास ले लिया गया था। ठीक है, द्रविड़ के स्थान पर इनको बहुत अहम माना जाता था। राहुल द्रविड़ पुरानी खिलाड़ी थे, उनके स्थान पर ये मजबूत खिलाड़ी थे भारत के टेस्ट मैच के। अब इनके द्वारा सभी प्रारूप के बात करें तो T20, वनडे और टेस्ट से तीनों फॉर्मेट से इनके द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, राइट आंसर आपको देखना है। क्या राइट आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव की दोस्तों आयोजन की बात करें, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही, तो ये डल झील जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो प्रमुख खेल थे वो कौन कौन से थे? कयाकिंग और कैनाइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस, ये इसमें प्रमुख खेल थे। और इसमें लगभग 400 से ज़्यादा एथलीट ने हिस्सा लिया था, जिसमें 24 जो गोल्ड थे उनके लिए ये प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें सर्वाधिक जो पॉइंट लिए हैं, मेडल जीते हैं वो मध्य प्रदेश ने जीते हैं। फर्स्ट रैंक किसकी रही है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसके अलावा सेकंड रैंक की बात की जाए तो सेकंड पे ओडिशा है और थर्ड पे कौन है? केरल। फोर्थ पे उत्तर प्रदेश का नंबर भी आता है। तो 4 टॉप के मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट रैंक जो आई है वो मध्य प्रदेश की आई है, सेकंड पे उड़ीसा है, थर्ड की बात करें तो केरल आया है और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश आया है। ठीक है, तो आयोजन कहाँ हुआ था इसका? डल झील जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में तपस्या गहलावत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है। तपस्या गहलावत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। अब बात करें दोस्तों इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? समोकोव, जो कि बुल्गारिया में पड़ता है। बुल्गारिया एक दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय कंट्री है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और तपस्या गहलावत की बात करें तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ये कुश्ती लड़ती है और इन्होंने नॉर्वे के फेलिस्टिसा डोमोजेवा को हरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चंस के साथ में। हाल ही में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, संजय अरोड़ा,
SBK सिंह, सतीश गोलचा और विक्रम सिंह। दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन आपका सी, सतीश गोलचा जी। ठीक है, वर्तमान की बात करें सतीश गोलचा जी की, तो ये तिहाड़ जेल के पुलिस महानिदेशक पद पर कार्यरत थे और अब इनको जो ये 1992 बैच के IPS अधिकारी सतीश गोलचा जी को संजय अरोड़ा के स्थान पर इनको दिल्ली पुलिस के 26वें पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, संजय अरोड़ा जी की बात की जाए दोस्तों तो ये जुलाई में रिटायर हो गए थे, 31 जुलाई को। इनके स्थान पर जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था वो SBK सिंह को सौंपा गया था कुछ दिन के लिए। अभी परमानेंट के रूप में सतीश गोलचा जी को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है, विजय वर्मा, अजय सिंह, प्रकाश त्रिपाठी या राजशेखर उपाध्याय। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का तो किसे चुना गया है? ऑप्शन आपका बी सही होगा, अजय सिंह जी को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बॉक्सिंग की बात करें दोस्तों तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना 25 फरवरी 1949 को मुंबई में हुई थी। ठीक है, और अजय सिंह की जी की बात की जाए तो ये वर्तमान में स्पाइस जेट एयरलाइंस के प्रबंध निदेशक भी हैं और ये लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। देख सकते हैं आप, लगातार तीसरी बार ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना की बात करें तो 25 फरवरी 1949 को मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, प्रकाश राजपुरोहित, अजय सक्सेना या प्रेम मल्होत्रा। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA सब समझते होंगे। अब उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि वाइस NSA चुना गया है, वो किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए, अनीश दयाल सिंह जी को। ठीक है, NSA की बात की जाए तो NSA कौन है? अजीत डोभाल साहब हैं, इनको तो आप सभी जानते होंगे, ये NSA हैं। अभी अनीश दयाल सिंह जी को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों अनीश दयाल जी की तो ये CRPF और ITBP के पूर्व DG थे ये अनीश दयाल जी। ठीक है, महानिदेशक पद पर ये कार्य कर चुके थे और इनको जम्मू कश्मीर, नक्सल और पूर्वोत्तर उग्रवाद सहित देश के आंतरिक मामलों के प्रभारी के रूप में ये कार्य करने वाले हैं। मणिपुर कैडर के हैं ये, 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं जो दिसंबर 2024 में रिटायर हो चुके थे। अब इनको सरकार द्वारा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? अनीश दयाल सिंह जी को। नेक्स्ट बात करते हैं स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर। तो केंद्र सरकार द्वारा भी 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी मिली है। वो किस राज्य में है, कहां पर है? तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा इसमें, कोटा, बूंदी। राजस्थान के हैं ये, राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं ये कोटा, बूंदी। वहाँ पर ये केंद्र सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में इसकी मंजूरी दी गई है। ठीक है, लगभग 1507 करोड़ रुपए की इसमें लागत आने वाली है और 2 साल में बनकर ये तैयार होगा। कोटा को राजस्थान के औद्योगिक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और इसे विश्व स्तर पर भारत के अग्रणीय शैक्षिक कोचिंग केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इस आगामी हवाई अड्डे से शहर के तेजी से बढ़ते शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र को सहयोग देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति होने की उम्मीद है। ठीक है, तो 2 साल में बनकर ये तैयार हो जाएगा।
शिक्षा नगरी जाना जाता है कोटा को। तो कोटा बूंदी में ये 1507 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, कांडला, गोरखपुर, जयपुर या फिर मुंबई। तो दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन आपका बी सही होगा, गोरखपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, स्थान की बात की जाए तो गोरखपुर के खानीपुर गांव में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खानीपुर गांव में इसका संयंत्र लगाया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यह प्लांट जो है ये टोरेंट कंपनी ने स्थापित किया है। ठीक है, टोरेंट कंपनी है, इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है और इसकी क्षमता क्या है? 22,000 मेगावाट। इसके अलावा दोस्तों बात करें पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की, तो ये कहाँ लगाया गया था? कांडला, गुजरात में लगाया गया था। ठीक है, तो पहला कहाँ लगाया था? कांडला, गुजरात में, और दूसरा जो है अभी वो गोरखपुर में लगाया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, केरल या तमिलनाडु। 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने घोषणा की है कि डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण की सफल पूर्णता के बाद इनके द्वारा घोषणा की गई है। इसमें जो सर्वेक्षण कवरेज था वो 1.5 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंच था और 83.46 लाख परिवार इसमें शामिल हुए थे। प्रशिक्षण सफलता की बात की जाए दोस्तों तो 21.87 लाख लोगों को प्रशिक्षित व मूल्यांकन किया गया था, जिसमें 99.98% सफलता दर रही थी। ठीक है, तो भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल। आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस को। हाल ही में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद साला, मेट सेल्स, मॉर्गन रोजर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, मोहम्मद साला ने। मोहम्मद साला लिवरपूल के हैं फुटबॉलर, इनके द्वारा ये PFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीता गया है। PFA की बात की जाए दोस्तों तो प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर ये पुरस्कार है और यह जो पुरस्कार ये इंग्लिश फुटबॉल के शीर्ष 4 डिवीजनों में खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, इस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट को PFA यानी कि प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन फैंस के सदस्य बनाते हैं और फिर लीग के प्रशंसक विजेता के लिए वोट करते हैं। मोहम्मद साला की बात की जाए जो कि लिवरपूल के हैं, इनको PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो तीसरी बार मिला है और ऐसा अवार्ड तीसरी बार किसी को भी नहीं मिला है। ये पहले खिलाड़ी बने हैं मोहम्मद साला जिनको ये तीसरी बार ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस फिल्म ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वोच्च सम्मान जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, होम बाउंड, डब्बा कार्टेल, अंगमल्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, होम बाउंड। IFFM यानी कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म उत्सव है। क्या उद्देश्य है इसका? जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों को भारतीय सिनेमा में परिचित कराना है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो दर्शक हैं उनको भारतीय सिनेमा के बारे में उनको परिचित कराना है कि भारतीय सिनेमा या फिल्म किस प्रकार की बनती है। और इसमें जो पुरस्कार जीता है
वो सर्वोच्च जो फिल्म जीती है वो होम बाउंड है। और इसी के जो सर्वश्रेष्ठ जो निदेशक हैं नीरज घेवान, सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड और सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो कि होम बाउंड फिल्म के निदेशक हैं नीरज घेवान, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है प्रेमचंद पुखरम्बम, बी है वी वेदस्वलम, सी है गीतांजलि श्री और डी है सुहानी शाह। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, प्रेमचंद पुखरम्बम। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, प्रेमचंद जी की बात की जाए तो दोस्तों ये कांगजिंग जो जिला पड़ता है मणिपुर का, वहाँ के ये मूर्तिकार हैं प्रेमचंद पुखरम्बम। उनको उनकी लकड़ी की जो मूर्ति है उसका नाम है मेड मी चेंज, इसके लिए इनको 64वां ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों ललित कला अकादमी पुरस्कार की स्थापना की तो 5 अगस्त 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यह एक ललित कला अकादमी द्वारा ही प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मनिका विश्वकर्मा, बी है तान्या शर्मा, सी है ओपल सुजाता और डी है नंदिनी गुप्ता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मनिका विश्वकर्मा। राजस्थान के हैं ये, सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर, वहाँ की रहने वाली हैं मनिका विश्वकर्मा और इनके द्वारा ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया गया है। ठीक है, आयोजन की बात करें तो सीतापुरा जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, राजधानी है जयपुर, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और अभी जो मनिका विश्वकर्मा जी हैं ये नवंबर 2025 में जो 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी, कहाँ होगी? ये थाईलैंड में होगी, वहाँ पर ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, बुक्स से संबंधित है। हाल ही में तत्काल न्याय प्रदान करना पूर्व जज की यादें नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने गणपत सिंह भंडारी, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, वी कामेश्वर राव और विवेक चौधरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है जो अभी लिखी गई है? तो इसके लेखक कौन है? गणपत सिंह भंडारी जी। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश हैं ये, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व न्यायाधीश गणपत सिंह भंडारी जी द्वारा लिखित तत्काल न्याय प्रदान करना पूर्व जज की यादें का विमोचन किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, केंद्रीय मंत्री हैं विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इनके द्वारा इनकी जो पुस्तक है तत्काल न्याय प्रदान करना पूर्व जज की यादें गणपत सिंह भंडारी जी की, इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। हाल ही में द वेट लॉस रेवोल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी और एस जयशंकर जी। तो ये पुस्तक है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। ठीक है, इसके लेखक की बात करें दोस्तों तो अम्बरीश मित्तल और इसके जो सह लेखक थे शिवम विज, ये इसके लेखक हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो वर्तमान में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान विभाग के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे रक्षा से संबंधित क्वेश्चंस की। हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। तो अग्नि 5 का अभी सफल परीक्षण किया गया था, वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया था। ओडिशा की भी बात की जाए दोस्तों,
तो ये चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है उड़ीसा में, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया था अग्नि 5 का। बात करें अग्नि 5 मिसाइल की दोस्तों, तो ये इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। और अग्नि 5 जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली है और ये भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया था? DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया था और अभी इसका सफल परीक्षण किया गया है कहाँ पर? चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 76, 180, 83 या फिर 97। तो केंद्र सरकार द्वारा अभी तेजस मार्क 1A जो विमान है उसके सौदे की मंजूरी दे दी गई है। लगभग 62,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। कितने तेजस विमान का ऑर्डर दिया गया है बताइए? ऑप्शन डी 97। इसके निर्माण की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाल द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। 62,000 करोड़ रुपए इसकी इसमें सौदा तय हुआ है। और दोस्तों बात की जाए अभी वर्तमान में भारत के पास 83 तेजस मार्क 1A विमान है और अभी ये 97 का ऑर्डर मिला है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 180। तो भारतीय वायुसेना के पास जो तेजस मार्क 1A विमान है उनकी संख्या अब कितनी हो जाएगी? 180। ठीक है, कुछ दिन पहले ही जो 48,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था और अभी केंद्र सरकार द्वारा 62,000 करोड़ रुपए में 97 जो विमान हैं वो और खरीदे जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 180। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? चांदीपुर, श्रीहरिकोटा, जैसलमेर या फिर जोधपुर? तो भारत का पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। यह जो परीक्षण है दोस्तों ये गगनयान मिशन की तैयारी के लिए किया गया था, जिसमें वायुसेना, DRDO, नौसेना और तटरक्षक बल का सहयोग रहा है। इसमें गगनयान जो मिशन है इसमें पृथ्वी की 400 किमी पर स्थित निचली कक्षा में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा और इसके बाद पृथ्वी पर इनकी सुरक्षित वापसी कराई जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से इसका सफल परीक्षण किया गया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस पुलिस फोर्स द्वारा पहली महिला कमांडो यूनिट तैयार की गई है? ऑप्शन है CISF, ITBP, SSB या फिर BSF। तो किस पुलिस फोर्स द्वारा पहली महिला कमांडो यूनिट तैयार की गई है? ऑप्शन ए राइट होगा आपका, CISF। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला कमांडो यूनिट का गठन कर दिया गया है। इस यूनिट को पूरी तरह महिलाएं ही संभालेगी। ये दस्ता गंभीर किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। अब बात दोस्तों CISF की आई है, तो CISF की स्थापना भी जान लेते हैं। तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी, यानी कि जो DG हैं वर्तमान में अभी वो कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी जी वर्तमान में CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस की। हाल ही में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये 4 ऑप्शन है, प्रभाव पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल, सारथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल। तो प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन बी प्रेस सेवा पोर्टल। यह डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म देश भर में अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण
को सरल और तेज बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह पहल सरकार के मीडिया गवर्नेंस के आधुनिकीकरण और प्रकाशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा माना गया है। ठीक है, तो प्रेस सेवा पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है? ऑप्शन आपके सामने, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, मधेपुरा, बनारस या फिर भरतपुर। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन इसमें बनारस, बनारस आपका इसमें राइट होगा। भारतीय रेलवे ने ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेलवे ट्रैक पर देश का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है। ठीक है, इस अनोखे सिस्टम में 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसकी कुल जो क्षमता है वो 15 किलोवाट पीक मानी गई है। ठीक है, तो ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, वाराणसी में स्थित है ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स और ये 70 मीटर लंबा है। ठीक है, आगे देखते हैं योजना से संबंधित क्वेश्चंस की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो किस सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल। क्या उद्देश्य है? अन्य राज्यों में काम कर रहे और भाषाई क्षेत्रीय भेदभाव झेल रहे बंगाली प्रवासी मजदूरों को वापस लाना है और उन्हें मासिक आर्थिक मदद, रोजगार और उद्यमिता सहयोग के माध्यम से पुनर्वासित करना है। ठीक है, श्रमश्री जो योजना है इसके तहत 5,000 रुपये प्रति माह इनको दिया जाएंगे 1 साल तक, या फिर जब तक नौकरी नहीं मिलती है इनको ये राशि दी जाएगी। ठीक है, तो बंगाल की बात आई है तो बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय संरक्षण योजना के तहत शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है आपको कौन सा होगा। केंद्र सरकार द्वारा पंपा नदी को राष्ट्रीय संरक्षण योजना के तहत शामिल किया है, वो किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केरल। केंद्र सरकार ने पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP में शामिल करने की पहल की है। क्या उद्देश्य है? देश की प्रमुख नदियों को संरक्षित करना है। पंपा जो है ये केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो पेरियार और भरतपुजा है। सबसे बड़ी नदी कौन सी केरल की? पेरियार और भरतपुजा। तीसरे नंबर की जो नदी है ये पंपा है केरल की, और इसको दक्षिणा भागीरथी या केरल की गंगा भी कहा जाता है। किसको? कौन सी नदी को? पंपा नदी को। ध्यान रखना है, केरल की ये नदी है, इसको दक्षिणा भागीरथी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है ये? पंपा नदी। आगे देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही ओंटा सिमरिया परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो किस राज्य से संबंधित है ये? अभी चर्चा में रहा है। ऑप्शन ए बिहार से। उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिसमें गंगा नदी पर 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी इसमें शामिल है। ठीक है, 1870 करोड़ रुपए से अधिक इसमें लागत आने वाली है और ये बिहार राज्य में है ओंटा सिमरिया परियोजना। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी लास्ट है विविध के क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? ऑप्शन है मालदीव, इंडोनेशिया, सऊदी अरब या फिर
श्रीलंका। समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन जो किया है वो किस देश के साथ में किया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, सऊदी अरब के साथ में। भारत और सऊदी अरब ने शिपिंग और लॉजिस्टिक्स पर संयुक्त कार्य दल गठित करने का निर्णय लिया है। भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सऊदी अरब के परिवहन एवं लॉजिस्टिक मंत्री जो हैं सालेह बिन नासिर अल जासर, इनके द्वारा एक उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाया जाएगा और इसका गठन भी कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर इनमें से कोई नहीं। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है ये, रूबेला से मुक्त हो गया है। कौन सा देश है? ऑप्शन आपका बी होगा, नेपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेपाल ने मजबूत टीकाकरण अभियान और विश्वसनीय निगरानी प्रणाली के माध्यम से ये सफलता प्राप्त की है। WHO की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 7 अप्रैल 1948 यानी कि 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडनोमा गेब्रेयेसस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान यानी कि AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, भारत, श्रीलंका, नेपाल या फिर म्यांमार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत। अपना देश भारत को AIBD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत को थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें AIBD महासम्मेलन में सर्वाधिक मतों के साथ एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। बात करें दोस्तों AIBD की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान से इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसमें 45 देशों के 92 संगठन इसमें कार्यरत हैं। तो भारत को एशियाई प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाल ही में भारत और चीन किस राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रा से व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए हैं? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो भारत और चीन लिपुलेख जो दर्रा है वो किस राज्य में है उससे व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी, उत्तराखंड में है ये लिपुलेख दर्रा, इस से ये व्यापार शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों, यह व्यापार अब भारतीय रुपये और चीनी युआन में हो गया, यानी कि चीन की मुद्रा है युआन। पहले जो ये व्यापार होता था ये वस्तु विनिमय प्रकार से होता था, यानी कि वस्तु के बदलू वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, परंतु अब ये जो व्यापार होगा ये भारतीय रुपये और जो चाइना का जो मुद्रा है युआन उसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, चाइना के विदेश मंत्री कौन है? वांग सी है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है। इनके बीच ये मीटिंग हुई और इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो उत्तराखंड में जो लिपुलेख दर्रा है इसके अलावा सिपलीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। इन तीनों दर्रों के माध्यम से ये कारोबार बहाल किया जाएगा। ये जो कारोबार पहले जो दोस्तों चल रहा था, परंतु जो ये कोविड-19 और जो गलवान घाटी झड़प हुए थे इसके बाद में ये व्यापार बंद कर दिया गया था। अब इसको फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में किस भाषा को शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली या फिर उपयुक्त सभी। तो लोकसभा की कार्यवाही में किस भाषा को शामिल किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। अब इन तीनों भाषाओं को भी लोकसभा की कार्यवाही में शामिल कर लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो ओम बिरला जी हैं। उन्होंने बताया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उन सभी भाषाओं के माध्यम से अब लोकसभा की कार्रवाई की जाएगी। पहले 18 भाषाओं में ये कार्य चल रहा था,
हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, परंतु अब इन 3 भाषाओं को भी जोड़ दिया गया है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। अब जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में लोकसभा की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 अब कहलाएगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया है और ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना इसके माध्यम से जारी कर दी गई है। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 250 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है और अनुमानित जो लागत है वो 500 करोड़ रुपए इसमें लगने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान क्या रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका इसमें डी राइट होगा, 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। ठीक है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है। और अब ये जो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनियम विधेयक है, इसमें 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगने वाला है। ठीक है, इसको बैंड कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है? ऑप्शन आपके सामने है, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और असम। तो किस राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करके नए नाम से यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कर दिया गया है? तो ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। इनके द्वारा मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठन करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये नए प्राधिकरण में कुल 12 सदस्य होंगे और जो एक अध्यक्ष होगा वो इसका अल्पसंख्यक विभाग का ही अध्यक्ष होगा। और इसमें अभी वर्तमान में जो पंजीकृत मदरसे हैं उनकी संख्या कितनी है? 452 है। अब इसको नए नाम से यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के नाम से जाना जाने वाला है। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।